हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हमको स्टडी करना है क्राइसोफाइटा। ठीक है ना। तो देखें, फर्स्ट हम बात करें यहां पर क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा या क्राइसोफाइट्स जो है, इसके अंदर कौन कौन से जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखें, दो प्रकार के जीव आते हैं यहां पर आपके, डायटम्स और डेस्मिड, है ना। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, डायटम्स और डेस्मिड को इंक्लूड किया जाता है। डायटम के बारे में दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जितने भी डायटम्स हैं वो सारे के सारे समुद्री जलीय होते हैं, यानी लवणीय जल या समुद्री जल के अंदर निवास करते हैं। और साथ में कैसे होते हैं, इनकी प्लॉइडी आपको ध्यान में रखनी, डिप्लॉइड। जबकि डेस्मिड की बात करें तो डेस्मिड्स होते हैं आपके फ्रेश वाटर में या स्वच्छ जलीय होते हैं, और इनकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड, अगुणित प्रकार के ये देखने को मिलेंगे। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है उसमें कुछ सिलिका की मात्रा पाई जाती है, और इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी उपस्थिति की वजह से सूर्य के प्रकाश में ये सुनहरे चमकते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, यहां पर गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, कि डायटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायटम्स को थोड़ा सा यहां पर डिटेल से दिया हुआ है, तो डायटम्स की हमको बात करनी है। देखें डायटम्स के बारे में कि सबसे पहले तो डायटम जो है वो आकृति के रूप में यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुरूपता प्रदर्शित करता है, कि विभिन्न प्रकार की यहां पर आकृतियां आपको देखने को मिलेगी डायटम्स की। डायटम्स गोलाकार हो सकते हैं, डायटम्स त्रिकोणाकार हो सकते हैं, डायटम्स जो है वो आयताकार हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, नौकाकार हो सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के आपको यहां पर इनकी आकृतियां देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। उसके बाद में देखें कि एनसीईआरटी का पॉइंट है कि डायटम्स जो हैं वो समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, मेन प्रोड्यूसर्स हैं। मेन प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हुआ यहां पर, तो प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और प्रोड्यूसर्स के नाम से, उत्पादकों के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है, तो ध्यान में रखें, समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं आपके डायटम्स। दूसरा, अगर फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर होती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में कौन कौन से, देखें, क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनके अंदर, क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है प्लांट का, तो यानी यहां पर पादपों के समान, उच्च वर्गीय पादपों के समान क्या उपस्थित है, वर्णक उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं ये पादप जगत से संबंध रखते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान में रखें आप कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कुछ ज़ैंथोफिल्स भी उपस्थित होते हैं, जैसे फ्यूकोजैंथीन। तो यहां पर एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं कि ये जो है आपके, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। इसी के साथ में लिख लेना, मुख्य उत्पादक है तो उसी के साथ में लिख लेना फोटोसिंथेटिक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी है तभी अपने क्या कहा इसको, मुख्य उत्पादक का। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें यहां पर सेल वॉल, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्राइसोफाइट का डायटम है, और डायटम में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसकी सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। तो देखिए दो फीचर मिले आपको, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, और दूसरा पॉइंट आपको मिला है यहां पर, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल की उपस्थिति और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की उपस्थिति, ये दोनों फीचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों फीचर, ये दोनों लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्राइसोफाइट्स हैं वो प्लांटी किंगडम से संबंध रखते हैं। तो ये मैंने आपको इनिशियली कॉमन फीचर्स में बताया कि प्रोटिस्टा किंगडम इज द लिंक बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल किंगडम्स, और जो दूसरे विभिन्न प्रकार के किंगडम्स हैं उन सब के मध्य एक लिंक का काम करता है। ठीक है ना। तो देखें कि कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना। और इस सेल्यूलोज के बीच में सिलिका के कण,
सेलुलोज के मध्य में यहां पर आप कह सकते हो सिलिका के जो कण हैं वो उपस्थित होते हैं। सिलिका के कण की उपस्थिति के कारण ही कोशिका भित्ति, सिलिका युक्त जो कोशिका भित्ति होती काफी ज्यादा हार्ड या फिर आप कह सकते हैं कठोर होती है। और इस कठोर कोशिका भित्ति या सिलिका युक्त कोशिका भित्ति के लिए दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। इसे शेल या इसे फ्रस्टल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? शेल या फ्रस्टल के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका भित्ति दो अर्धांश की बनी हुई होती है साबूदाने की भांति। अगर हम देखें एक साबूदाने को तो साबूदाने में दो पोर्शन होते हैं, एक वो जिसमें हम साबूदाने जिसमें हम साबुन रखते हैं और दूसरा उसके ऊपर होता है इस तरीके से कवरिंग, है ना, जो उसको ओवरलैप करती हुई प्रेजेंट होती है। तो जो डायटम्स है उनका स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार का होता है कि इनमें जो कोशिका भित्ति है वो दो अर्धंश है ना, एक ऊपर का अपर हाफ और एक नीचे का जो है वो आपका लोअर हाफ कहलाता है। तो आप इसे यहां पर कह सकते हैं अपर हाफ, है ना, और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं लोअर हाफ। तो इस प्रकार से आपको यहां पर कोशिका भित्ति की संरचना देखने को मिलती है। किसके समान होती है? साबूदाने के समान दो अर्धांश की बनी होंगी। इसके अंदर की तरफ आपको कोशिका द्रव्य मिलेगा और न्यूक्लियस मिलेगा। और न्यूक्लियस की प्लॉइडी कैसी? तो ध्यान में रखें डायटम्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो डायटम्स डिप्लॉइड होते हैं, न्यूक्लियस आपका कैसा हो गया? डिप्लॉइड हो गया। तो सेल वॉल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर डायटम से कोई क्वेश्चन मिलता है, क्राइसोफाइट से कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, तो 90% प्रायोरिटी किसकी मिलेगी आपको? सेल वॉल से रिलेटेड पॉइंट की मिलेगी। ठीक है ना? क्यों? अभी देखिए सेल वॉल का पोर्शन खत्म नहीं हुआ। कोशिका भित्ति दो अर्धांश की बनी हुई है और दोनों किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? साबूदाने की भांति व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखें कि मृत्यु के पश्चात कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती सिलिका की उपस्थिति के कारण। सिलिका का मतलब क्या होता है? रेत, और रेत कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो देखें कि मृत्यु के बाद यानी जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो डायटम की डेथ के बाद में जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि ये सेल वॉल समुद्र की तल में जाकर क्या होती है? इकट्ठे। और लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। तो देखो कितने सारे डायटम्स जो हैं उनकी कोशिका भित्तियां समुद्र तल में इकट्ठी होकर कुछ चट्टानों का निर्माण कर लेती हैं। इन चट्टानों को या फिर इन कोशिका भित्ति के जो ढेर हैं, इन ढेर को क्या कहते हैं? देखो समुद्र तल में ये जो एकत्रित हो जाती है इन्हें डाईएटमाइट, ये जो तीनों टर्म्स हैं ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। बाकी सीधा सा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है डाईएटमी मृदा। एनसीईआरटी में सीधा सा क्या मेंशन है? डाईएटमी मृदा। लेकिन मैं इसके बाकी के जो दूसरे नाम है वो भी आपको बता रहा हूं कि मृत्यु के पश्चात कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती बल्कि समुद्र तल में एकत्रित हो जाती है और कई बार जो है वो चट्टानों का भी निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से ये एकत्र होकर किसका निर्माण करती है? ये डायटमाइट का निर्माण करती है। ये डाईएटमस अर्थ या डाईएटमी मृदा का निर्माण करती है और इसे हम कीसलगर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? कीसलगर। ये शब्द भूलना नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको मिल गया कीसलगर तो इट मींस आपकी डाईएटमी मृदा की ही बात की जा रही है। क्लियर? उसके बाद में देखें ये जो पूरा पोर्शन था आपका ये सेल वॉल का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखें इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो कौन सा होता है? तो ध्यान में रखें ल्यूकोसिन। क्या पाया जाता है? ल्यूकोसिन पाया जाता है, जिसे आप क्राइसोलैमिनेरिन भी कहते हैं, है ना? क्या है? ल्यूकोसिन आप कह सकते हैं ल्यूकोसिन। और ल्यूकोसिन को और किस नाम से जाना जाता है? क्राइसोलैमिनेरिन। तो लैमिनेरिन आप कह सकते हैं। क्राइसो वर्ड किसके लिए? क्राइसोफाइटा में पाया जाता है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? क्राइसोलैमिनेरिन कह दिया। और साथ में वसा या ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, वसा या ऑयल की फॉर्म में भोजन का संग्रह होता है। तो संचित भोज्य पदार्थ भी आपको ध्यान में रखना है, यहां पर होता है क्राइसोलैमिनेरिन या ग्लूकोसिन। दूसरा इनके अंदर लोकोमोशन, कि ये गतिशीलता कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनमें मूवमेंट कैसा होता है। तो देखें जनरली आप कह सकते हैं कि जितने भी क्राइसोफाइट या डायटम्स हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं।
और नॉन मोटाइल होने के बावजूद इनके अंदर जो कम अणुभार युक्त वसा उपस्थित होती है, इसके कारण कम अणुभार युक्त वसा होती है, यानी हल्की वसा होती है, और हल्की वसा की उपस्थिति के कारण ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, सतह के ऊपर फ्लोट करते हैं, है ना, तैरते हैं। तो ध्यान में रख लेना आपको कि ये कम अणुभार युक्त वसा की उपस्थिति के कारण पानी के सतह पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट था तो मैंने ऐड कर दिया कि अलैंगिक जनन जो है वो विशिष्ट प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर, AUXO, ऑक्सोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पूछ ले कहीं कि ऑक्सोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो डायटम्स के अंदर या क्राइसोफाइट्स के अंदर होता है। अब देखें, मैंने आपको कहा ना इस पूरे टॉपिक का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा था, सेल वॉल। और सेल वॉल में किसकी उपस्थिति, सिलिका की उपस्थिति के कारण ही कुछ मामले बन रहे हैं। देखो सिलिका युक्त कोशिका भित्ति है तो उसकी वजह से हार्ड हो गया, दो अर्धांश की बनी हुई है, अर्धांश की बनी हुई के साथ में ये डायटम की मृत्यु के बाद में समुद्र तल में एकत्रित होकर डायटमाइट या डाइएटमिस अर्थ या किसलगर का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसी डाइएटमी मृदा का उपयोग, देखो यूज ऑफ डायटम्स का यूज कहा, तो ये डाइएटमी मृदा के उपयोग है। ध्यान रख लेना कि साउंड प्रूफिंग, किसी कक्ष को ध्वनिरोधी बनाना है तो किसका उपयोग किया जाता है, डायटम्स या डायटमिस अर्थ का उपयोग होता है। ठीक है ना। जो ऑयल व सिरप है, ऑयल व सिरप के निस्यंदन में या फिल्ट्रेशन में किसका उपयोग होता है, इनका उपयोग होता है। स्टोन पॉलिशिंग, यानी पॉलिश करने के लिए भी, क्योंकि सिलिका उपस्थित है और सिलिका कैसी होती है, रफ होती है, तो वो किसी स्टोन को पॉलिश करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो यानी आप कह सकते हैं इनके जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ये भी इंपोर्टेंट है, साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, स्टोन पॉलिशिंग, और ये एक चौथा इंपॉर्टेंट जो जनरली शायद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, स्टीम बॉयलर में तापरोधी के रूप में, जो स्टीम बॉयलर होते हैं उनमें तापरोधी के रूप में डायटमियस अर्थ का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि डायटम की जो भित्ति होती है वो ताप की कैसी होती है, कुचालक, टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान में रखें ये चार आपको इसके यूजेज या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ध्यान में रखने। ये थी बात किसकी, क्राइसोफाइटा की।